नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 9। पहला प्रश्न है, भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर अपनी पहली आईसीसी महिला विश्व कप ट्रॉफी जीती? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। भारत ने 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जो कि 13वां संस्करण था के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 298 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। दक्षिण अफ्रीका की टीम 46वें ओवर में 246 रन पर आउट हो गई। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में सीरीज की महिला यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दीप्ति शर्मा। 1978, 1997 और 2013 के बाद यह भारत का चौथा आईसीसी महिला विश्व कप की मेजबानी का अवसर था। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 215 रन बनाए और 22 विकेट लिए। फाइनल में भी इसने 5 विकेट लिए थे, जो ओडीआई विश्व कप पुरुष या महिला किसी में भी हो पहली बार किसी खिलाड़ी द्वारा हासिल किया गया 200 रन प्लस 20 विकेट का दोहरा कारनामा था। शफाली वर्मा को फाइनल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, जिन्होंने 78 गेंदों पर 87 रन बनाए और 7 ओवर में 2 विकेट भी लिए। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर बड़ा उलटफेर किया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया था। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता हाल ही में कितनी हो गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 500 गीगावाट। भारत ने कुल स्थापित विद्युत क्षमता 500 गीगावाट से अधिक हासिल कर एक महत्वपूर्ण ऊर्जा उपलब्धि दर्ज की है, जिनमें से 51% से अधिक क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आती है। भारत की कुल क्षमता हो गई है 500.89 गीगावाट सितंबर 30, 2025 के आंकड़े के अनुसार, जिसमें से 256 गीगावाट जो कि 51% के लगभग है गैर जीवाश्म स्रोतों से, जैसे सौर 127 गीगावाट, पवन 53 गीगावाट और जल विद्युत 30 गीगावाट, जबकि परमाणु ऊर्जा भी है 45 गीगावाट। 245 गीगावाट के लगभग जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। यह उपलब्धि भारत को विश्व में सौर ऊर्जा में तीसरा, पवन ऊर्जा में चौथा और कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में चौथा स्थान दिलाती है। GSAT-7R CMS-03 उपग्रह का वजन कितना है, जो इसे भारत में लॉन्च किया गया सबसे भारी संचार उपग्रह बनाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4410 किलोग्राम। इसरो ने 2 नवंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से GSAT-7R CMS-03 भारत का सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह सफलतापूर्वक LV-M3M5 रॉकेट से लॉन्च किया। लगभग 4400 किलोग्राम वजनी यह बहुबैंड संचार उपग्रह भारतीय भौगोलिक क्षेत्र और भारतीय महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना को सुरक्षित संचार सेवाएं प्रदान करेगा। इसे GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, जहां से यह अपनी अंतिम जियो स्टेशनरी कक्षा में पहुंचेगा और इसकी मिशन लाइफ है 15 वर्ष। इसने 2013 में लॉन्च हुए GSAT-7 रुक्मिणी की जगह ली है, जिसका परिचालन जीवन समाप्त हो चुका था। लखनऊ भारत का कौन सा शहर है जिसे क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन 43वां सत्र था के दौरान लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया है। यह मान्यता लखनऊ की अवधी व्यंजन परंपरा जैसे कबाब, बिरयानी, कोरमा और शिरमाल को सम्मानित करती है, जो शहर की खान पान कला और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। और इसे हैदराबाद, जिसे 2019 में यह दर्जा मिला था, के बाद भारत का दूसरा शहर बनाती है। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एमपीएन अकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कीजिए और कोर्सेज से जुड़िए। दुनिया का पहला येन पैक्ड
स्टेबल क्वाइन किस देश में लॉन्च किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान। JPYC नामक स्टेबल क्वाइन 27 अक्टूबर को जापान में लॉन्च किया गया, जो दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल क्वाइन है। इसे JPYC इंक ने जारी किया है और यह जापानी सरकारी बॉन्ड तथा घरेलू बचत से पूरी तरह समर्थित है, जिससे इसकी मौद्रिक स्थिरता और पूर्ण येन कन्वर्टिबिलिटी सुनिश्चित होती है। यह डॉलर पेग्ड स्टेबल क्वाइंस, जो वैश्विक सप्लाई का 99% है, के प्रभुत्व को चुनौती देकर जापान के डिजिटल फाइनेंस और भुगतान तंत्र को सशक्त करेगा। अपेक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्योंगजू। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक के 21 सदस्य देशों के नेता 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में एकत्रित हुए, जहां क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, व्यापार और सतत विकास पर चर्चा हुई। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ग्योंगजू घोषणा को अपनाया गया, जो AI, जनसांख्यिकी, व्यापार और सांस्कृतिक रचनात्मक उद्योगों पर केंद्रित थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एपेक CEO समिट में भाग लिया, जबकि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बुसान में मुलाकात कर व्यापार युद्ध को कम करने पर चर्चा की। इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट डेवलपमेंट का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। 1 नवंबर को मेघालय के सोहरा चेरापूंजी में इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट डेवलपमेंट का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया और मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने संयुक्त रूप से किया। यह परियोजना PM डिवाइन योजना के तहत 233 करोड़ की लागत से विकसित की जा रही है। इसका लक्ष्य सोहरा को एक मल्टी डे सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है, जिसमें सोहरा एक्सपीरियंस सेंटर, एम्फी थिएटर, रेन पार्क, आर्ट गैलरी और क्राफ्ट पवेलियन शामिल है। सुचित्लान झील किस देश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल सल्वाडोर। यह झील, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक मध्यम मीठा जलाशय है, इन्वेसिव वाटर लेट्यूस के तेजी से फैलाव से गंभीर संकट में है। यह खरपतवार 2023 से तेजी से फैलकर जल मार्गों को अवरुद्ध कर रहा है, जिससे मछली पालन और स्थानीय आजीविका प्रभावित हो रही है। राष्ट्रपति नायब बुकेले ने 30 अक्टूबर को एक विशेष सफाई अभियान शुरू किया, जिसमें सेना, पर्यावरण मंत्रालय और स्थानीय मछुआरों की मदद ली जा रही है। नवंबर 2025 में त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी प्रचंड प्रहार भारतीय सशस्त्र बलों का एक त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो अरुणाचल के मेचुका में आयोजित किया जा रहा है। यह 11 से 15 नवंबर 2025 तक चलेगा और इसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में तीनों सेनाओं के बीच परिचालन तालमेल और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। इसमें विशेष बल, ड्रोन, सटीक हथियार और नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशंस शामिल होंगे, जो चीन सीमा पर भारत की युद्ध तैयारियों को दर्शाता है। कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड से 5.8 मिलियन $US का अनुदान प्राप्त करने वाले 7 देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है। 7 देशों, कौन कौन से ये देश हैं? कुक आइलैंड्स, मेडागास्कर, मैक्सिको, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की और युगांडा को कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड KBF से 5.8 मिलियन $US का अनुदान मिला है, ताकि प्रकृति के अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जा सके। इस परियोजना का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा किया जा रहा है, जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के लक्ष्यों जैसे जैव विविधता संरक्षण, आक्रामक प्रजाति नियंत्रण और सामुदायिक सशक्तिकरण को समर्थन देगा। KBF, जिसे चीन ने 2021 में 200 मिलियन $US के साथ शुरू किया था, का उद्देश्य विकासशील देशों में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना है। भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश की कुनार नदी पर बांध बनाने की योजना का समर्थन किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान की कुनार नदी पर बांध निर्माण के फैसले का समर्थन किया, जबकि पाकिस्तान ने इस पर नाराजगी जताई, क्योंकि यह नदी
खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र से होकर बहती है और इससे पाकिस्तान में पानी का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। कुनार नदी काबुल नदी की प्रमुख सहायक है जो आगे चलकर सिंधु नदी में मिलती है, इसीलिए इस पर कोई भी हस्तक्षेप सिंधु नदी बेसिन के जल प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। भारत ने समर्थन जताते हुए हेरान प्रांत में सलमा बांध सहित अफगानिस्तान के साथ अपने जल सहयोग के इतिहास का उल्लेख किया। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। आभार ऑनलाइन स्टोर किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है जिसे भारतीय रेलवे द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM। भारतीय रेलवे ने आभार ऑनलाइन स्टोर को प्रमोट करने की घोषणा की है जो सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। इस स्टोर में 150 से अधिक गिफ्ट आइटम और हैम्पर शामिल है जिन्हें जनजातीय समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हथकरघा बुनकरों और स्थानीय कारीगरों ने बनाया है। यह पहल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण उत्पादकों के सामाजिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती है। हाल ही में रूस द्वारा प्रक्षेपित की गई नई परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, खाबरोवस्क। रूस ने हाल ही में अपनी नई पीढ़ी की परमाणु संचालित पनडुब्बी खाबरोवस्क जो कि प्रोजेक्ट 09851 का अनावरण किया है, जो विशेष रूप से पॉसीडॉन नामक परमाणु संचालित परमाणु टिप वाले मानव रहित पानी के नीचे ड्रोन, जो कभी कभी डूम्सडे ड्रोन कहा जाता है, को लेकर और तैनात करने में सक्षम है। यह पनडुब्बी सेवेरोडोविन्स के सेवमास शिपयार्ड में लॉन्च की गई है और लंबी समुद्री अभियान क्षमता के लिए इसकी परमाणु ऊर्जा प्रमुख शक्ति स्रोत है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। इस महोत्सव का आयोजन 6 से 9 दिसंबर तक चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में होगा, जिसका विषय है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। यह महोत्सव भारत की वैज्ञानिक प्रगति और नवाचारों का उत्सव है जो वैज्ञानिकों, छात्रों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत को एक साथ लाएगा। इसका मुख्य फोकस AI, हरित ऊर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर रहेगा। उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन यानी ESTIC 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। ESTIC 2025 भारत का पहला प्रमुख विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 3 से 5 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया। इस अवसर पर इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की अनुसंधान, विकास और नवाचार यानी RDI योजना निधि की शुरुआत की ताकि निजी क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिले। सम्मेलन का विषय क्या था? विकसित भारत 2047, सतत नवाचार, तकनीकी प्रगति और सशक्तिकरण का पथ प्रदर्शन, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता PM मोदी करेंगे। अमूल को ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में किस विशिष्ट मानदंड के आधार पर शीर्ष स्थान मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, GDP प्रति व्यक्ति प्रदर्शन, GDP पर कैपिटा परफॉर्मेंस। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ यानी GCMMF जो अमूल ब्रांड के तहत उत्पादों का विपणन करता है को ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के अनुसार GDP प्रति व्यक्ति प्रदर्शन में विश्व का नंबर 1 सहकारी संगठन घोषित किया गया है। अमूल की सफलता इसके 3 स्तरीय सहकारी ढांचे से आती है जो 18,600 गांवों के सहकारियों के माध्यम से 36 लाख दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाता है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को को दूसरा स्थान मिला है। यह घोषणा दोहा कतर में आयोजित ICACM50 सम्मेलन में की गई। द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन WSSD 2 2025
का आयोजन कहाँ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दोहा में। इसका आयोजन 4 से 6 नवंबर को दोहा कतर में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। सम्मेलन का मुख्य फोकस गरीबी उन्मूलन, असमानता में कमी और सामाजिक समावेशन पर था, जो 1995 की कोपेनहेगन घोषणा के 30 वर्ष पूरे होने पर आधारित है। प्रवासी परिचय 2025 कार्यक्रम का समापन कहाँ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रियाद। भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित प्रवासी परिचय 2025 सम्मेलन सांस्कृतिक उत्सव 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रियाद, सऊदी अरब में मनाया गया, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सप्ताह लंबा उत्सव था। इसका समापन गीता महोत्सव, एक संगीत नामक भव्य कार्यक्रम से हुआ, जिसने भगवत गीता के शाश्वत संदेश को प्रस्तुत किया। उमंगोट नदी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय की उमंगोट नदी, जो अपनी क्रिस्टल जैसी पारदर्शिता के लिए प्रसिद्ध है, निहाली में कोयला खनन से उत्पन्न एसिड माइन ड्रेनेज के कारण प्रदूषण के चपेट में आ गई है। 5 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी जयंतिया हिल्स में हो रहे अवैध कोयला खनन से निकले रासायनिक अवशेष नदी के पानी को अम्लीय बना रहे हैं, जिससे इसकी पारदर्शिता और जलीय जीवन दोनों पर खतरा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह प्रदूषण स्थानीय समुदायों की जीविका और पेयजल स्रोतों को भी प्रभावित कर सकता है। ECTIC 2025 सम्मेलन, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले प्रश्नों में कर चुके हैं, पीएम मोदी द्वारा किन 3 अग्रणी नवाचारों का अनावरण किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, QSIP 25, क्यूबिट, QPU और नेक्सकार 19। प्रधानमंत्री ने उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन यानी ESTIC 2025 कॉन्क्लेव में 3 ऐतिहासिक नवाचारों QSIP, इसका फुल फॉर्म है क्वांटम सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड प्रोसेसर, भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट यानी QPU और नेक्सकार 19 का अनावरण किया, जो उन्नत कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी में भारत की छलांग को दर्शाते हैं। QSIP चिप DST समर्थित क्वांटम सुरक्षा समाधान क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए डेटा को सुरक्षित करती है और भविष्य के साइबर खतरों से नेटवर्क की रक्षा करेगी। जबकि नेक्सकार 19 IIT बॉम्बे की स्पिन ऑफ कंपनी इम्यूनोएसिटी द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी और विश्व की पहली ह्यूमनाइज्ड कार टी सेल थेरेपी है, जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया जैसे कैंसरों के इलाज में क्रांतिकारी है। 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट QPU किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, QPI-AI। QPI-AI द्वारा विकसित QPI इंडस भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है, जिसमें 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स है। यह क्वांटम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और AI संवर्धित हाइब्रिड कंप्यूटिंग को एकीकृत करता है, जिससे दवा खोज, सामग्री विज्ञान और अस्थिरता जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की एक बड़ी उपलब्धि है, जो भारत को वैश्विक क्वांटम कंप्यूटिंग शक्ति के रूप में स्थापित करता है। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नवा रायपुर अटल नगर। प्रधानमंत्री ने अटल नगर छत्तीसगढ़ में भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसमें सरगुजा के कारीगरों द्वारा निर्मित लकड़ी का नक्काशीदार प्रवेश द्वार और डिजिटल पत्तियों के माध्यम से 14 जनजातीय विद्रोहों का चित्रण है, जिनमें हलवा विद्रोह और सरगुजा विद्रोह शामिल है। वीर नारायण सिंह 1795 से 1857 बिंजवाड़ जनजाति के नायक थे, जिन्होंने 1856 के अकाल में अनाज बांटा और 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन्हें छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। वंदे मातरम की रचना कब की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 नवंबर 1875। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर 2025 को वंदे भारत के 150 वर्ष पूरे होने पर 1 वर्षीय स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया, जो 7 नवंबर 2025 से शुरू होकर के 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस अवसर पर स्मारक, डाक टिकट, सिक्का और वेबसाइट
वंदे मातरम 150.in जारी की गई तथा सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे 7 नवंबर 1875 अक्षय नवमी को रचा था। यह पहले बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ और बाद में 1882 के आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया। 1937 में कांग्रेस ने पहले 2 पदों को अपनाया, जबकि 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध यह गीत 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया और स्वाधीनता आंदोलन का प्रतीक बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश सूडान का पड़ोसी देश नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। सूडान के पड़ोसी देशों में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, लीबिया और दक्षिण सूडान शामिल है, नाइजीरिया नहीं। न्यूज में क्यों है? सूडान वर्तमान में भीषण गृह युद्ध से गुजर रहा है, जिसने इसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर दिया है और देश को विश्व के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक बना दिया है। संघर्ष 2 सैन्य गुटों के बीच सत्ता की लड़ाई से उपजा है। सूडानी सशस्त्र बल SAF, जिसका नेतृत्व जनरल अब्देल फताह अल बुरहान कर रहे हैं, और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF, जिसके प्रमुख हैं जनरल मोहम्मद हमदान डगालो। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1925 में। हॉकी इंडिया ने 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए, जिसका मुख्य समारोह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ। हॉकी का इतिहास 4000 वर्ष पुराना है, जिसकी शुरुआती झलकें ईरान, मिस्र और यूनान में मिलती है, जबकि इसका आधुनिक रूप ब्रिटेन 1876 में विकसित हुआ और 1850 के दशक में भारत पहुंचा, जहां 1855 में पहला क्लब कोलकाता में स्थापित हुआ। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में IHF और महिला हॉकी महासंघ के विलय से हुई है। यह भारत की शीर्ष शासी संस्था है। भारत ने अब तक 13 ओलंपिक पदक, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य है, जीते हैं और 1975 में कुआलालंपुर में हॉकी विश्व कप जीता है एकमात्र। भारत का तीसरा चीता पुनर्वास स्थल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के इस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में चयनित किया गया है, जिसे चीतों के प्रजनन और दीर्घकालिक संरक्षण के लिए उपयुक्त माना गया है। भारत में चीतों को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था, जिसके बाद इन्हें प्रोजेक्ट चीता 2022 के तहत पुनः बसाया जा रहा है। नौरादेही, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य, यही 3 है चीता पुनर्वास स्थल हैं और तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को अपने जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से लाए गए पहले 8 चीतों को कूनो में छोड़ा था। भारतीय सेना ने हाल ही में वायु समन्वय द्वितीय नामक ड्रोन और ड्रोन रोधी अभ्यास कहां आयोजित किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी कमान। भारतीय सेना ने पुणे स्थित दक्षिणी कमान के तत्वावधान में रेगिस्तानी अग्रिम इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन व ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय द्वितीय सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह अभ्यास हवाई और जमीनी संसाधनों के समेकन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध परिदृश्यों और बहुक्षेत्रीय कमांड एंड कंट्रोल केंद्रों के अंतर संचालन का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर किन 2 देशों के बीच सीमा बनाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। काबुल पेशावर राजमार्ग पर स्थित तोरखाम बॉर्डर नवंबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के कारण चर्चा में रहा। इस्तांबुल शांति वार्ता विफल होने के बाद सीमा पर दोनों देशों के बलों के बीच गोलीबारी हुई, जिसके चलते पाकिस्तान ने 11 अक्टूबर 2025 से तोरखम और चमन बॉर्डर बंद कर दिए। बाद में मानवीय आधार पर अफगान शरणार्थियों की वापसी के लिए तोरखम क्रॉसिंग को आंशिक रूप से खोला गया, लेकिन व्यापारिक गतिविधियां अब भी निलंबित हैं, जिसमें सैकड़ों ट्रक सीमा पर फंसे हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा।
दोस्तों आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। 2025 न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव में विजेता कौन बने, जो शहर के पहले मुस्लिम मेयर भी हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जोहरान मामदानी। 4 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव में 34 वर्षीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान मामदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो, स्वतंत्र उम्मीदवार और रिपब्लिकन कर्टिस सिल्वा को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। इन्होंने 50% से अधिक वोट प्राप्त कर न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम, पहले दक्षिण एशियाई मूल के और एक सदी में सबसे कम उम्र के मेयर बनने का गौरव प्राप्त किया। इस चुनाव में 20 लाख से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया। 1969 के बाद का सबसे अधिक मतदान था और इनकी जीत को डोनाल्ड ट्रंप समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ प्रगतिशील सफलता के रूप में देखा जा रहा है। मामदानी 1 जनवरी 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे। दोस्तों इसी के साथ करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।